बाद बात धनबाद की करेंगे, जहां पर अवैध कोयला कारोबार को लेकर ईडी की कार्रवाई करीब 12 घंटे से जारी है। कोयलांचल के कई ठिकानों पर अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेटेड तस्वीरें एक्सक्लूसिव नक्षत्र न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अवैध कोयला कारोबारियों के गिरबान तक पहुंचा है ईडी का शिकंजा। और इस बार बड़े पैमाने पर कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। ईडी ने जिस तरह से एक साथ कई ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, एलबी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी के लिस्ट में कई और ऐसे नाम हैं जिनके गिरबान तक ईडी का शिकंजा पहुंचेगा। 12 घंटे से अधिक हो गई और छापेमारी जारी है। यह साफ संकेत है कि ईडी के हाथ कुछ ना कुछ तो जरूर लगा है, नहीं तो 12 घंटे से ईडी के अधिकारी मशक्कत नहीं करते। कुछ जरूर ऐसा कुछ लगा है जिसकी भनक या जिसका अपडेट लेकर, जिसका होमवर्क कर ईडी के अधिकारी एलबी सिंह के आवास पर या इस पूरे कार्रवाई में पहुंचे थे। धन्यवाद। रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं। दिलीप, जिस तरह से 12 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है छापेमारी की, इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि जरूर ईडी के हाथ कुछ ना कुछ लगा है। लेकिन ईडी के हाथ इससे पहले जो कार्रवाइयां हुई, हमने देखा है कि अगर 2-4 घंटे 5 घंटे में ईडी के अधिकारी निकल जा रहे हैं तो बहुत बड़ा खुलासा वहां से नहीं होता। 12 घंटे से ईडी के अधिकारी हैं, यानी कि कुछ बड़ी मछली फंसने के इम्कान लग रहे हैं। देखिए, बड़ी मछली फंस चुकी है, क्योंकि बड़ी मछली की अगर हम नामों से संबोधित करें तो लाल बाबू सिंह देव एंड प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के सीएमडी हैं। उनके छोटे भाई कुमनाथ सिंह देव एंड प्रभा कंपनी के एमडी हैं। संजय खेमका की बात करें तो उनका एक अपना आउटसोर्सिंग कंपनी चलता है, उसके वो सीएमडी हैं। इसके साथ साथ अगर निरसा से बात करें, विनोद महतो, निरसा से बात करें, एक नया नाम सामने आया, रमेश गोप, जो कि आर्थिक अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह अपने आप को कहता था। ईडी की टीम ने अभी थोड़ी देर पहले उसके यहाँ भी दबिश दी है, जैसे जो खबरें आ रही है। मेरे ठीक पीछे यहाँ पे हेमंत गुप्ता का आवास है, जहाँ पे ईडी की टीम देखिए दबिश दी है। सुरक्षा के जो जवान है, सीआरपीएफ के फोर्स यहाँ पे तैनात है। मेरी बाईं और आप कह सकते हैं गणेश अग्रवाल, जो सुबह इनके घर पे भी ईडी की टीम पहुंची थी, वो भी दबिश दे रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी के हाथ तो कुछ ऐसे दस्तावेज और ऐसे सबूत लगे हैं कि धनबाद में एक साथ 18 जगह ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। जो व्यवसायियों की लिस्ट उनके हाथ में थी, सभी क्या छापेमारी करी। ईडी की टीम पहले भी धनबाद आई है, लेकिन 4-5 घंटे की कार्रवाई करने के बाद वो चले जाते थे और किसी एक व्यक्ति का लिस्ट लेकर वो आते थे। लेकिन आज पहली बार कोयलांचल के इतिहास में आप कह सकते हैं, जब से इस तरह की सीबीआई, ईडी या फिर आईटी की टीम या फिर जीएसटी की टीम आती है, तो कमोबेश कार्रवाई करने का जो दायरा होता है उनका एक सीमित होता है। 1-2 व्यवसायियों का लिस्ट बना, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 18 से ज्यादा ठिकाने हैं, जिसमें धनबाद के बड़े बड़े कोयला व्यवसाय से जुड़े बिजनेसमैन दबिश दी है। दिलीप, रमेश गोप, निरसा में रमेश गोप के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। कोयला के अवैध कारोबार में एक बड़ा नाम रमेश गोप का, जरा इसके बारे में अपडेट दीजिएगा। क्या अपडेट है रमेश गोप के बारे में, उनका बैकग्राउंड और अभी की कार्रवाई का अपडेट? देखिए, रमेश गोप पहले छोटा मोटा व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन पिछले 4 सालों में अचानक से रमेश गोप का बहुत बड़ा नाम सामने आया है और अपने आप को बहुत बड़ा कोयला व्यवसायी कहने लगा। और कहने ही क्या, निरसा के आसपास की बात कर ले या फिर धनबाद के आसपास की बात कर ले, जो रांची तक अपनी पहुंच और धमक का धौस दिखाता। और आज जिस तरह से ईडी ने उसके घर पे दबिश दी है, छापेमारी कर रही है, तो उस बात को पूरे तरीके से बल मिलता है। रमेश गोप हमेशा कोयला व्यवसाय से जुड़ा रहा है। और रमेश गोप के विषय में एक बात और मैं अपने आप को बता दूंगा कि एक व्यवसायी है वहां पे मैनेजर रहा है, जिनका ये शागिर्द एक समय हुआ करता था। लेकिन आप ये कहावत सुनते होंगे कि जो गुरु गुड़ बन जाता है और चेला चेली बन जाता है, तो ये कहावत को चरितार्थ किया रमेश गोप ने। एक बड़ा नाम और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है निरसा में। निरसा ही नहीं, बंगाल में भी कई इलाकों में इसके धंधे चलते हैं या फिर अपने व्यावसायिक प्रस्थान को बना करके रखा। लेकिन ईडी ने जिस तरह से दबिश दी है, तो ये कहा जा सकता है कि रमेश गोप का नाम अचानक से दोपहर के बाद से सामने आया। तो आप इस कड़ी को देखिए और समझिए और जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं दर्शकों को वो इस बात को समझे कि पहले विनोद महतो जो निरसा के, उनके यहाँ छापेमारी होती है, फिर उसके बाद अरविंद सिंह जो निरसा के कोयला व्यवसायी हैं,
उनके यहाँ छापेमारी होती है और उसके बाद अचानक दोपहर के बाद ईडी की टीम रमेश गोप के यहाँ पहुंचती है, जो कि वो भी बहुत बड़ा कोयला व्यवसायी और आर्थिक अपराध को अंजाम देता है, राजस्व की चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है। और ईडी ने अगर तवीज दी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ साक्ष्य ईडी के हाथ लगे होंगे। तो ये रमेश गोप के काले कारनामों की चिट्ठी कोई अगर लिस्ट निकाली जाए तो कमी नहीं है। कई ऐसे कारनामे रहे हैं जो निरसा के आसपास इलाकों में अंजाम देता रहा है, लेकिन इसके जो मास्टरमाइंड है, जो किंगपिन कहा जाता है, जिनके ये दिशा निर्देश पे काम करते हैं, उसमें मैनेजर राय का नाम हमेशा रहा। और अच्छा, अभी भी अगर मैनेजर राय का आप जिक्र कर रहे हो, जैसा आप बता रहे हैं कि रमेश गोप जो है मैनेजर राय का शागिर्द रहा है, तो मैनेजर राय की क्या भूमिका है रमेश गोप को आज के रमेश गोप बनाने में? और दूसरी कि रमेश गोप, जैसे आप कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयां बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है, तो क्या ये दायरा और बढ़कर मैनेजर राय या फिर इस रैकेट से पूरे जुड़े जो लोग हैं उन तक भी पहुंचने के इम्कान नजर आ रहे हैं? देखिए, जरूर ये रैकेट जिस तरह से धनबाद में संचालित हो रहे थे, आप समझिए इस बात को। धनबाद में लाल बाबू सिंह के यहाँ टीम पहुंचती है, जो देव एंड प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के सीएमडी हैं। उनके भाई कुमनाथ के घर पहुंचती एमडी है। वहीं जो आउटसोर्सिंग चलाने वाले संजय खेमका है, उनका भी आउटसोर्सिंग चलता है, उनके घर पहुंची। उसके साथ साथ आप समझिए उनसे जिनके तार जुड़े हुए हैं, अनिल गोयल, उनके घर पहुंचती है। अनिल गोयल के तार जुड़े हुए हैं दीपक पोद्दार से, जो दोनों व्यावसायिक पार्टनर है, दीपक पोद्दार के घर पहुंचती है। यहाँ से आगे आप समझिए इनके बिजनेस के तार जुड़े हुए हैं यहाँ हेमंत खेमका के साथ, तो हेमंत खेमका के घर पहुंचती है। हेमंत खेमका के बगल में गणेश अग्रवाल रहते, इनके तार यहाँ से जुड़े हुए यहाँ पहुंचती है। हो सकता है कि यहाँ से लिंक मिला होगा ईडी की टीम को। वो यहाँ से कितनी दूर है निरसा, 50 किलोमीटर लगभग यहाँ से निरसा की दूरी है, वहाँ पहुँचते हैं, विनोद महतो गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद अरविंद सिंह के यहाँ पहुँचते हैं। अरविंद सिंह के यहाँ से फिर वो अगर रमेश गोप के यहाँ पहुँचते तो जाहिर सी बात है रमेश गोप अगर मैनेजर राय का शागिर्द रहा है और मैनेजर राय का बिजनेस देखता है, मैनेजर राय बैकिंग देता है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ईडी जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है और हर घंटे नए तरीके से कार्रवाई कर रही, तो जाहिर सी बात है अगर मैनेजर राय रमेश गोप को पीछे से बैकिंग दे रहे हैं तो ईडी की टीम वहां भी पहुंचेगी। और रमेश गोप के बाद अगर हो सकता है, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर उसके पीछे मैनेजर राय है तो मैनेजर राय तक जरूर ईडी की टीम पहुंचे। देखिए, मैनेजर राय भी अपने ज़माने में कोयला व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, उनके भी आपराधिक इतिहास रहे हैं, जो कोयलांचल में हमेशा चर्चा में रहता है। तो एक समय के बाद जब वो इस व्यवसाय में नहीं टिक पाए तो अपने शागिर्द रमेश गोप को। चलिए, तो ईडी जो इतने होमवर्क के साथ पहुंची है, लग रहा है ईडी को जो होमवर्क है, जो जानकारी है, इनपुट्स थी, वो एलबी सिंह हो, रमेश गोप हो, इन तमाम लोगों से या जिसका आपने जिक्र किया, वहां से ईडी को वो तमाम चीजें मिल गई है और ये बड़ी कार्रवाई के रूप में उभर के सामने आ रही है झारखंड में अब तक कोयला के अवैध कारोबार से जुड़े मामले को लेकर। दिलीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जहां निरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां चर्चित कोयला व्यवसायी रमेश गोप के कार्यालय पर ईडी की दबिश पड़ी है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निरसा में रमेश गोप के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी दबिश दी है। वहीं ईडी ने कोयला कारोबारी के ठिकानों पर मारा है छापा। कोयले का अवैध कारोबार से रमेश गोप पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसे लेकर ईडी ने रेड किया है। तस्वीरों में सीआरपीएफ के जवान रमेश गोप के ठिकानों पर जाते हुए भी दिखे। वहीं धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निरसा में रमेश गोप के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने कोयला कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा है। वहीं करोड़ों के कोयला लेन देन के आरोप हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, जिस तरीके से सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है धनबाद में, जिससे कि कोयला कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि कोयला व्यवसायी रमेश गोप के कार्यालय पर भी ईडी ने दबिश दी है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी जो अभी आई है, तकरीबन 3 बजे के बाद ईडी की टीम रमेश गोप, जो निरसा का रहने वाला है और कोयला व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, पिछले कई वर्षों से इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके यहाँ ईडी की टीम पहुंची है। कार्यालय भी गई है और साथ साथ जो उनका आवास है वहाँ पे भी गए और रमेश गोप के कई प्रतिष्ठान हैं निरसा में। हालांकि ईडी की टीम वहाँ पे पहुँची है कि नहीं पहुँची है, इसका अभी तक सही से पता नहीं चल पाया, लेकिन कार्यालय और आवास में ईडी की टीम पहुँची हुई है। कागजात खंगाले जा रहे हैं और जांच की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। देखिए, रमेश गोप
के विषय में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोयला का व्यवसाय किया और एक साम्राज्य स्थापित किया है, तो कहीं ना कहीं ईडी की नज़र इस पे भी पहले से रही होगी। कुछ पुख्ता दस्तावेज हाथ लगे होंगे जिसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है, और कार्रवाई करने के जो आधार हैं या जो बातें सामने आ रही है, यह भी समझा जा सकता है कि निरसा में 2 व्यवसायी के ठिकानों पे ईडी की टीम दबिश दी थी, विनोद महतो और उसके साथ अरविंद सिंह। तो हो सकता है कि विनोद महतो को तो ईडी ने अपने साथ ले गई है पूछताछ के लिए, कुछ कैश भी बरामद हुए हैं, उसके साथ साथ अरविंद सिंह की भी छापेमारी हो रही थी। तो कुछ ऐसे दस्तावेज या ऐसे कनेक्शन जुड़ा होगा रमेश गोप के साथ इन दोनों का, ताकि ईडी को लगा होगा कि जो आर्थिक अपराध हो रहे धनबाद में, कहीं ना कहीं रमेश गोप की भी भूमिका संदिग्ध हो सकती है। और यही वजह है कि रमेश गोप के यहाँ छापेमारी की जा रही है, रमेश गोप के यहाँ ईडी की टीम ने दबिश दी है। क्या क्या दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्या क्या बरामदगी वहाँ से हुई है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, ना ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। लेकिन कह सकते कि बहुत बड़ी खबर, एक एक परत को जोड़ते हुए, एक एक चीज़ को खंगालते हुए ईडी की टीम धनबाद पहुँचती है, और उसके बाद झरिया हो, धनबाद के कई अन्य इलाके हों, निरसा हो, और निरसा के बाद रमेश गुप्त तक पहुँचती है। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि ईडी अगर 2 दिन 3 दिन धनबाद में रुकती है, तो शायद रमेश गोप के माध्यम से धनबाद के कोई और व्यवसायियों तक ईडी पहुंचेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस था आउटसोर्सिंग कंपनियों से कनेक्ट करके किस तरह से ये आर्थिक अपराध को अंजाम दे रहा था। जी दिलीप, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि इसमें जो कोयला के कारोबारी है, क्या इनके किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर से भी नज़दीकी संबंध है, जिसके वजह से बताया जा रहा है कि ईडी ने दबिश दी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी आरोप लगाते रही है। देखिए हमेशा से ही चाहे आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी हो, कोयले का ट्रांसपोर्टिंग में मनमानी हो, कोयले का उत्खनन में मनमानी हो, कोयले की बिडिंग में मनमानी हो, कोयले को बेचने को लेकर के मनमानी हो, जिस तरह से आर्थिक अपराध की शिकायत अमूमन जनप्रतिनिधियों को मिलती है, तो वो अपने स्तर से शिकायत करते रहते हैं। और कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो खुले तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी के कारण आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, कोयले की जो व्यापारी है वो उसका आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरह की शिकायतें मिलती रहती है हमेशा, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर जो एजेंसियां हैं देश में जो इस तरह के कार्यों पे लगाम लगाने की कोशिश करती है, तो जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी हमेशा सरकार को घेरते दिखते हैं कि कोयला कारोबारियों की साठगांठ है, अब अवैध उगाही करने लगे हैं सीएम, इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए बाबूलाल मरांडी धनबाद के माफ कीजिएगा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी सत्ता में रहे, उनकी भी सरकार में रही है। वो बीजेपी से अलग होकर के जेवीएम भी बनाए, तब भी इस तरह के आरोप लगाते थे, और बीजेपी में दोबारा शामिल तब भी आरोप लगाते थे। देखिए उनका आरोप लगाना सही है, लेकिन आरोप की सत्यता की जांच करना ये सरकार और इस तरह की एजेंसियां को निर्भर है। वो हमेशा आर्थिक अपराध की और कोयला तस्करी की बात करें। बड़ा सवाल यह उठता है केंद्र में सरकार किनकी है, बीजेपी की, एजेंसियां किनके अधीन काम करती है, केंद्र सरकार की, बीसीसीएल किसके अंदर है, केंद्र सरकार की, सीआईएसएफ किसके अंदर है, केंद्र सरकार की, बीसीसीएल के अधिकारी किसके अंदर है, केंद्र सरकार की, उन अधिकारियों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनियां काम करती है किसके अंदर, केंद्र सरकार की। तो फिर आर्थिक अपराध हो कैसे रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है? तो इस पे बाबूलाल मरांडी जी ज़्यादा खुलकर नहीं बोलते, लेकिन इतना जरूर वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमेशा आर्थिक अपराध सरकार के संरक्षण में हो रहा है। लेकिन वो किस तरह से सरकार के संरक्षण में हो रहा है वो इस पे खुल करके नहीं बोलते। इसके पहले भी झारखंड में बीजेपी की सरकार रही है, रघुवर दास भी यहाँ पे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार रही। लेकिन इस तरह के जो आर्थिक अपराध जो आज हो रहे हैं ये उस वक्त भी होता था, उस वक्त भी सवाल इसी तरह से उठाए जाते थे, लेकिन सवाल को टाला जाता था। तो अमूमन ये कह सकते हैं कि इस तरह के आर्थिक अपराध पे लगाम लगाने की कोशिश और पहल केंद्र सरकार को करनी, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीएल जो कोयले का उत्पादन करती है केंद्र सरकार के अधीन है, आउटसोर्सिंग कंपनियां केंद्र सरकार के अधीन बीसीसीएल के लिए काम करती है। तो अगर बीसीसीएल के अधिकारी इस आर्थिक अपराध को संरक्षण नहीं देंगे तो ये अपराध हो ही नहीं सकता है। बीसीसीएल के अधिकारी इस आर्थिक अपराध को बढ़ावा नहीं देंगे तो हो ही नहीं सकता है। आप समझिए इस बात को, अमूमन हर 2 महीने में केंद्रीय कोयला मंत्री या केंद्रीय राज्य कोयला मंत्री का दौरा धनबाद में होता है। तो क्या वो इस वस्तु स्थिति से अवगत नहीं होते हैं कि किन इलाकों में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से आर्थिक अपराध किए जा रहे हैं, किन इलाकों में कोयला व्यवसायी आर्थिक अपराध कर रहे हैं? तो
क्यों नहीं कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हैं या फिर बैठकें करते हैं या फिर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे के जाते हैं, सीआईएसएफ को दिशा निर्देश दे के जाते हैं कि आपके होते हुए इस तरह की घटनाएं कैसे घटती है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि आज के परिवेश में किसी पे आरोप लगाना और किसी पे दोषारोपण करना बहुत आसान हो गया। हालांकि बाबूलाल मरांडी इस पूरे मामले को लेकर के मुखर रहे और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, आर्थिक मामलों को हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि उन्हीं के उठाए हुए मामले को लेकर के ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। मैं आशंका जता सकता हूँ, लेकिन बहुत बात नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब ईडी जैसे जैसे इस मामले की जाँच कर रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लिंक को खंगाला जा रहा है, जैसे जैसे लिंक को जोड़ा जा रहा है और जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है कि आखिर किस मामले को लेकर के छापेमारी हो रही है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आर्थिक अपराध का मामला है, आउटसोर्सिंग कंपनियां जो मनमानी करे उनका मामला है, कोयले की किस तरह से खपत हो रही है या कोयले को चोर बाजार में बेचा जा रहा है, ये मामला है। तो तमाम मामलों पे अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी की कार्रवाई जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक कहना जल्दबाजी होगा। जी दिलीप, क्या कुछ और जानकारी है कि ईडी की कार्रवाई जो बहुत लंबे समय से चल रही है, सुबह 5:30 से ही ये कार्रवाई चल रही है, कुछ कैश, ज्वेलरी, दस्तावेज, क्या कुछ बरामद हुए हैं अब तक? देखिए, ईडी की कार्रवाई सिर्फ झारखंड में नहीं चल रही है, बंगाल में भी चल रही है और बंगाल से जो खबरें आई है वहाँ पे कई ऐसे व्यवसायी अधिकारी हैं जिनके घर से नगद की बरामदगी हुई है, ज्वेलरी की बरामदगी हुई है, कुछ दस्तावेज की बरामदगी हुई है। लेकिन वही अगर झारखंड के धनबाद की बात कर ले तो धनबाद में निरसा में जो एक व्यवसायी है विनोद महतो, उनके घर में जब छापेमारी हुई तो 21,50,000 रुपये कैश जब्त किए गए हैं, कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और उनको ईडी अपने साथ लेके गई है। फिलहाल अभी सुबह से कार्रवाई चल रही है और ईडी ने क्या कार्रवाई की है, किस तरह से कार्रवाई की है, क्या क्या आगे कार्रवाई होगी, इसका अभी तक किसी भी तरीके से ईडी के अधिकारियों ने भी पुष्टि नहीं की और ना ही कोई सूत्र से ये खबर आई है। जी दिलीप, जिस तरीके से ईडी की दबिश चल रही है इस पर अब कांग्रेस ने भी तंज कसा है। उनका आरोप है कांग्रेस की ओर से कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां ईडी की दबिश नहीं पड़ती है, जहां वो विपक्ष में रहती है वहां ईडी की दबिश करवा देती है। और साथ ही एक गंभीर आरोप असम के मुख्यमंत्री पर भी इनडायरेक्टली लगाया गया है कि असम में जहां ईडी का रेड करवाना चाहिए था वहां पर उन्होंने सीएम बनवा दिया। देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा क्या है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सरकारें जिनकी होती है और जिनकी सरकारें केंद्र में नहीं होती है, राज्य में जिनकी सरकारें होती है वो हमेशा केंद्र सरकार की एजेंसियों पे, केंद्र सरकार की कार्रवाई पे आरोप लगाते हैं और केंद्र सरकार हमेशा ये कहती है कि उस राज्य में इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है तो एजेंसियाँ जारी है। देखिए, अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो धनबाद में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे हुए हैं, ऐसे अधिक संपत्ति मामला का आरोप लगे हुए हैं, आर्थिक अपराध के मामले आरोप लगे हुए हैं। अगर आप केंद्र सरकार पे आरोप लगाएंगे तो जो झारखंड में सरकार है या जिनकी सरकार चल रही है इंडिया गठबंधन, उनके मंत्री और नेताओं ने भी कई बीजेपी के नेताओं पे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में कार्रवाई किस तरह से होती है। आज ईडी कार्रवाई कर रही है, जाहिर सी बात है ईडी को पुख्ता इनपुट मिलते होंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन के नेता हों, मंत्री हों या फिर वो व्यवसायी हो। तो इस पे दोषारोपण करने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध होते होंगे, ईडी को इनपुट मिलता होगा तभी ईडी कार्रवाई करती है। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं कि अगर बीजेपी शासित राज्य में कोई मंत्री, कोई अधिकारी या फिर कोई नेता इस तरह के आर्थिक अपराध को अंजाम देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ पे अधिकारी, मंत्री या फिर नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये राजनीतिक रंग है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। ईडी अपने तरीके से काम करती है और ईडी के काम करने वाला जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत जो आरोपी है वो जाते हैं, जो आरोपी सिद्ध नहीं होते हैं न्यायालय उन्हें सजा देने से बचता है, उन्हें जमानत भी मिलती है, वो बरी भी मामले से हो जाते हैं। लेकिन जो वाकई में इस मामले में गिल्टी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इस कार्रवाई को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर तब तक चलता रहेगा जब केंद्र में किसी और की सरकार रहेगी और राज्य में किसी और का सरकार रहेगा। जी दिलीप, क्या लग रहा है जिस तरीके से ईडी की रेड अब तक चल ही रही है, क्या अन्य कारोबारी भी ईडी के रडार पर हैं? देखिए, इस पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईडी की क्या होमवर्क हुई है, ईडी के क्या काम करने के तरीके रहे हैं, ईडी किस तरह से कार्रवाई कर रही है। ईडी आज लगातार कार्रवाई कर रही है, 18 जगह पे छापेमारी कर रही है, उनका होमवर्क क्या है,
किन किन व्यवसायियों से कनेक्शन है, किन किन व्यवसायियों ने आर्थिक अपराध किए हैं, ये ईडी की कार्यशैली और ईडी की जो अपनी लिस्ट बनी है उसके हिसाब से वह कार्रवाई करी। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक एक करके कड़ियाँ जुड़ रही हैं और एक एक व्यवसायी का नए नए व्यवसायी जो कोयला से जुड़े हुए उनका नाम सामने आ रहा है, ईडी कार्रवाई करे तो जाहिर सी बात है कि कोयलांचल में कई हार्डकोर व्यवसायी हैं, कई कोयला व्यवसायी हैं, कई इस उद्योग से जुड़े हुए, कई आउटसोर्सिंग कंपनियां चला रहे हैं, कई कोयला ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, कोई कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में अगर ईडी की कार्रवाई इसी तरह से बढ़ती है तो हो सकता है कि कई और नाम जो सामने आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे कि ईडी ने उनके यहाँ भी दबिश दी है। चलिए दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना नजर बनाए रखे। तो बता दें कि बड़े रसूखदार नेता कोयला कारोबारियों पर सुबह से ही ईडी की टीम रेड कर रही है। अब आने वाले समय में और कुछ जानकारी क्या कुछ निकल कर आती है उससे अपडेट हम जरूर करेंगे आपको, लेकिन अभी